हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो कंसोलिडेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। एडजस्टमेंट्स कर रहे थे हम। तो लास्ट क्लास में हमने बोनस इशू तक की एडजस्टमेंट्स कर ली थी। आज हम एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दैट इज योर डिविडेंड एडजस्टमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में ये आएगी ही आएगी। और थोड़ा सा बच्चों को ये एडजस्टमेंट कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन आप समझना बहुत आसान लगेगी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। डिविडेंड की एडजस्टमेंट, ठीक है जी। और मेनली देखा जाए तो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट ही है ये। आओ जी, तो हेडिंग डालो, डिविडेंड एडजस्टमेंट। अब देखो, आई टोल्ड यू कि जो भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो ज्यादातर किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हम ज्यादातर सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट सब्सिडरी ने अगर करी होगी तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि सर उसकी एडजस्टमेंट का रेलेवेंस ही बनेगा सब्सिडरी के केस में, क्योंकि वहीं पर ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को प्री और पोस्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर होल्डिंग की बात करूंगा तो होल्डिंग में तो सिंपल ही कैलकुलेशन हो जाएगी, वहां कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वो मेनली आपसे एग्जाम में सब्सिडरी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट पूछते हैं। तो लिखो कि डिविडेंड एडजस्टमेंट जो है वो है डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी। ठीक, चलो जी। अब सुनना ध्यान से सुनते चले जाना, बिल्कुल ध्यान से। अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ आपको मैं एक समझा रहा हूं चीज, वो समझ लेना, फिर मैं आपको नोट कराऊंगा। थ्योरी भी नोट कराऊंगा और इसका एक टेबल से बना दूंगा, सो दैट आपको बाद में रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। ठीक, देखो, अभी सिर्फ सुनना है आपको, कुछ नहीं नोट करना। मान के चलो कि सर ये होल्डिंग कंपनी है हमारी, एच कंपनी, और ये सब्सिडरी कंपनी है। ठीक, अब मान लो सब्सिडरी कंपनी करती है जी डिविडेंड डिक्लेयर। सब्सिडरी कंपनी करती है डिविडेंड डिक्लेयर। ठीक, कि भाई ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी कंपनी ने क्या करा, डिविडेंड को डिक्लेयर किया। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब सर डिविडेंड दो तरीके के हो सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर याद रखना थोड़ा सा माइंड में। कंपनी फाइनल अकाउंट्स रखना और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रखना, ये दो चैप्टर याद रखना। ठीक है, आपको पूरी तरीके से याद नहीं होंगे, वो तो मैं याद दिलवाई दूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा रखना कि भाई आपने पढ़ा हुआ है चीज। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने ये चीज कभी पहले सुनी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा बहुत चीजें उसकी भी दिमाग में रखना, बाकी मैं रिमाइंड करवा दूंगा आपको। देखो, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा था कि सर डिविडेंड दो तरीके के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि सर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो इस साल डिक्लेयर हो रहा है। मान लो ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 2019-20। वो क्या है, 2019-20। अगर मैं बात करूं कि 2019-20 में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है और वो फाइनल डिविडेंड है, तो वो कौन से ईयर का होगा? वो 2018-19 का होगा या उससे पहले का होगा। समझ रहे हो? 2018-19 को होगा या उससे पहले का होगा। तो डिविडेंड क्या हो सकता है? फाइनल हो सकता है। वो कब का हो सकता है? 2018-19 या उससे भी पहले का हो सकता है। ठीक, कभी कभी इंटरिम भी होता है। कभी कभी क्या होता है, इंटरिम भी होता है। इंटरिम मतलब करंट ईयर का ही डिविडेंड, करंट ईयर का ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरिम डिविडेंड 2019-20 का। मतलब जब भी डिक्लेयर हो रहा है तो उस दिन तक का। मान लो कंपनी डिक्लेयर कर रही है 1 जनवरी को डिविडेंड, 1 जनवरी 2020 को डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, इंटरिम नेचर का है, तो वो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। ठीक, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक, अब क्या होता है, अब मान लो जब सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मुझे बताओ सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो एंट्री क्या डालेगी? थोड़ा अकाउंटिंग दिमाग में रखो। अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री क्या डलेगी, एंट्री क्या डलेगी, सोचो। सोचो कि सर सब्सिडरी कंपनी एंट्री क्या डालेगी। फाइनल डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो क्या एंट्री डालेगी? फाइनल डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो क्या एंट्री डालेगी? सर फाइनल डिविडेंड के लिए कंपनी क्या करेगी, अपने पुराने प्रॉफिट्स को यूज करेगी या करंट प्रॉफिट्स को यूज करेगी? तो मैं सिंपल ये चीज लिख दूं कि सर रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और एक एंट्री वो डालेगी डिविडेंड पेबल डेबिट टू बैंक।
ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल और डिविडेंड पेबल टू बैंक। सिंपल मैं अगर एक ही एंट्री बोलूं तो क्या एंट्री बोलूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हो गए, कम हो गए, और पेमेंट होगी, बैंक भी कम हो गया। ये एंट्री डाल दी किसने, सब्सिडरी कंपनी ने। सर ये तो होगी फाइनल डिविडेंड की बात। अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो क्या होगा, एंट्री तो तब भी यही रहेगी, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल टू बैंक। ये अकाउंटिंग आपने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में पढ़ रखी है। ठीक, कि चाहे फाइनल हो या इंटरिम हो, एंट्री तो सेम ही रहती है, बस सोर्स का फर्क आ जाता है। अगर फाइनल डिविडेंड है तो पिछले साल का है, तो यानी कि पास्ट प्रॉफिट्स को यूज किया जाता है, और अगर इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का है, तो वो करंट प्रॉफिट्स को यूज किया जाएगा। यहां तक बात समझ में हमें बिल्कुल आ जाती है। ओके, अब होल्डिंग कंपनी ने क्या करा हुआ है सर, सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रखा है, खरीद रखा है। तो ऑब्वियसली अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रखा है, तो होल्डिंग कंपनी को भी कुछ ना कुछ डिविडेंड मिला होगा, होल्डिंग कंपनी को भी कुछ ना कुछ डिविडेंड मिला होगा। तो मुझे बताओ, होल्डिंग कंपनी डिविडेंड की एंट्री कैसे पास करेगी। देखो सब्सिडरी कंपनी की जब मैंने बात करी तो आपने सोचा कंपनी फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर डिविडेंड डिक्लेयर करिए, तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। लेकिन अगर आप होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग के लिए डिविडेंड क्या है, एक इनकम है, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एएस 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। ठीक, अगर होल्डिंग कंपनी की अगर आप बात कर रहे हो तो होल्डिंग कंपनी एंट्री क्या डालेगी। सर होल्डिंग कंपनी एंट्री क्या डालेगी, सिंपल सी एक एंट्री डालेगी, वो तो बोलेगी मुझे डिविडेंड मिला है, तो वो एक एंट्री डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। और सेकंड वो बोलेगी डिविडेंड इनकम डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। बोलो भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम और डिविडेंड इनकम टू पीएनएल, उसने अपने पीएनएल में डाल दिया, उसकी इनकम है उसने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। सर यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्सिडरी की भी आपको अकाउंटिंग समझ में आती है, होल्डिंग की भी आपको अकाउंटिंग समझ में आती है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि सर सब्सिडरी कंपनी जो है वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, अगर सब्सिडरी कंपनी क्या कर रही है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी ने पास्ट प्रॉफिट्स को यूज किया होगा। किसको यूज किया होगा, पास्ट प्रॉफिट्स को यूज किया होगा। होल्डिंग कंपनी के चैप्टर में, कंसोलिडेशन के चैप्टर में जो भी पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं, क्या मैं उनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोल सकता हूं, क्या मैं उनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोल सकता हूं, बोलो ना, क्या मैं उनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोल सकता हूं। सर एक डेट एज्यूम करो, डेट एज्यूम करो, मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया था 2019-20 में, साल के बीच की डेट ले लो, लेट्स से 1 सितंबर 2019 को एक्वायर किया था। ठीक, लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने 18-19 का डिविडेंड डिक्लेयर किया फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट्स, पुराने प्रॉफिट्स थे। तो इसमें सर होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, अपने पास्ट प्रॉफिट को यूज करेगी, तो इसका मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को यूज किया उसने। तो यहां पर मुझे एंट्री थोड़ी सी करेक्ट करनी पड़ेगी। मैं यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस ना लिखकर अगर मैं लिख दूं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। मतलब सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो रहे हैं, उसके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो रहे हैं, क्योंकि जब कंसोलिडेशन होगा तो क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स के दो हिस्से हैं, एक है प्री और एक है पोस्ट। तो डिविडेंड कहां से लेस करोगे, जहां से डिक्लेयर हुआ है, कहां से डिक्लेयर हुआ है, प्री एक्विजिशन से डिक्लेयर हुआ है, तो वहां से लेस हो जाएगा, दैट्स इट, प्री एक्विजिशन से लेस हो जाएगा। अब बात ये आती है सर यहां पर क्या किया जाए, होल्डिंग कंपनी में क्या किया जाए। सर होल्डिंग कंपनी में ये एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंट्री में गलती है, ये एंट्री में गलती है क्या। सर यहां पीएनएल क्यों डालते हो, यहां पीएनएल क्यों डालते हो, जब ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो यहां पर तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एएस 13 याद करो, एएस 13 में आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता था, वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता था, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता था, इन्वेस्टमेंट में से, इन्वेस्टिंग की कॉस्ट में से लेस किया जाता था। तो ये वही तो है कि अगर होल्डिंग कंपनी को प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल रहा है, अब देखो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को एक्वायर कब किया था, 1 सितंबर 2019 को, लेकिन डिविडेंड है 18-19 का, मिल गया होल्डिंग कंपनी को, लेकिन होल्डिंग कंपनी का कोई उसमें रोल है ही नहीं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी वाज नॉट शेयर होल्डर एट दैट टाइम। तो उस केस में वो क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट से की रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट में से लेस किया जाएगा। तो क्या हमने क्रक्स निकाला, हमने क्रक्स निकाला कि सर जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है
तो उस केस में सब्सिडरी कंपनी तो अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से कम करेगी एओपी के अंदर, और होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, वो एंट्री डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से उसे कम करके चलेगी। अब क्या होता है, जनरली होल्डिंग कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो ये वाली एंट्री पास कर चुका होता है, ये वाली एंट्री पास कर चुका होता है, वो बैंक टू डिविडेंड, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डिविडेंड टू पीएनएल की एंट्री डाल चुका होता है, हालांकि एंट्री डालनी चाहिए थी डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे एंड यू विल पास पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इट मींस इसका क्या क्रक्स निकला कि आप होल्डिंग कंपनी में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम करोगे और होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में से भी इसको एडजस्ट करके चलोगे। दिस इज अ रेक्टिफाइंग एंट्री, दिस इज अ रेक्टिफाइंग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के अकाउंटेंट ने डिविडेंड को पीएनएल में गलती से ट्रांसफर कर दिया। सर जरूरी है वो गलती करेगा ही करेगा, जरूरी है वो गलती करेगा ही करेगा, 99% वो गलती करेगा। क्यों गलती करेगा? क्योंकि उसको आपकी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आपको स्टैंडर्ड्स आते हैं, उसको नहीं आते, वो गलती करेगा ही करेगा। ठीक, अब सर ये हम कैसे मानेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप एज्यूम करके चलते हो कि वो उसने गलती कर दिया है। सर अगर उसने गलती नहीं करी है, ठीक करा है, तो आपके एडजस्टमेंट किसी काम की नहीं है, तो एडजस्टमेंट किसी काम की नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर चुका है। सर अगर उसने कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला तो इफेक्ट आप डाल देना, बैंक बढ़ा देना और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देना। बात समझ में आती है कि सर ये तो हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड की बात। अब अगर मान लो सर प्री एक्विजिशन की बजाय ये होता इंटरिम डिविडेंड, ये होता आपका इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड जनरली करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर किया जाता है। अब करंट ईयर के प्रॉफिट के दो हिस्से बनते हैं, कुछ प्री बनता है और कुछ पोस्ट भी बनता है। तो जितना प्री बनता है उतना प्री में से लेस करो, जितना पोस्ट बनता है उतना पोस्ट में से लेस करो। ठीक, और यहां पर एंट्री क्या डालेगी? अगर होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी का एंट्री डालेगा, होल्डिंग कंपनी एंट्री डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितना प्री का हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेगा और जितना पोस्ट का हिस्सा है वो पीएनएल में क्रेडिट करेगा। सर अगर होल्डिंग कंपनी ने सारा ही, सुन ला, अगर होल्डिंग कंपनी ने सारा ही डिविडेंड पीएनएल में अपना ट्रांसफर कर चुकी है होल्डिंग कंपनी, तो उस केस में क्या होगा, मतलब होल्डिंग कंपनी के अकाउंटेंट में पूरे डिविडेंड की गलती कर रखी है, तो जितनी गलती कर रखी है उतने पीएनएल में से लेस करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप उसे इन्वेस्टमेंट में से माइनस करके चलोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो एक बार मैं इसका क्रक्स आपको दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सर डिविडेंड की एडजस्टमेंट, हमें तो पहली बात तो डिविडेंड पेड बाय सब्सिडी को देखना है कि सब्सिडी ने डिविडेंड पे करा। अगर तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, अगर तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब फाइनल डिविडेंड पुराने प्रॉफिट से डिक्लेयर हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो सब्सिडरी कंपनी के एओपी जब बनाओगे तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड में से लेस करके चलोगे। ठीक, उसके बाद हाँ प्री एक्विजिशन डिविडेंड में लेस करके चलोगे। उसके बाद होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, होल्डिंग कंपनी एंट्री डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। प्री एक्विजिशन के केस में जनरली क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी का अकाउंटेंट गलती कर चुका होता है, वो पीएल में ट्रांसफर कर चुका होता है, तो आप पीएल में से, होल्डिंग कंपनी के पीएल में से लेस करोगे और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से भी उसे एडजस्ट करके चलोगे, लेस करके चलोगे। सर अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो क्या होगा, तो दो हिस्से हैं, मतलब करंट ईयर का डिविडेंड है तो दो हिस्से हैं, कुछ प्री कुछ पोस्ट। प्री वाला तो वही तरीका, और पोस्ट वाले के केस में आप क्या करोगे, सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से लेस होगा और होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, वो सारा का सारा डिविडेंड पीएल में ट्रांसफर कर देगी। ठीक, ये एडजस्टमेंट अकाउंटेंट्स कर चुके होते हैं, तो आपको इसे चेक करना होता है। बेसिकली क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है। ठीक, आओ जी, अब इसको पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले एक चार्ट सा बना लेते हैं। अब चार्ट आप बनाओगे और उसके बाद हम देखते हैं। देखो भाई, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर है तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर है तो क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी
सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में देखो दो चीजें हो सकती है। मान लो सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंटिंग इसकी कर रखी है, अकाउंटेड बाय सब्सिडरी कंपनी, फिर तो आपको नो फर्दर एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करना, नो फर्दर एडजस्टमेंट, क्योंकि उसने अकाउंटिंग कर रखी है तो मतलब ठीक कर दिया उसने अकाउंटिंग। सर अगर नहीं करी, नॉट अकाउंटेड बाय सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी ने इसकी अकाउंटिंग नहीं करी तो व्हाट यू विल डू, प्री एक्विजिशन के केस में सब्सिडरी कंपनी में आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स इन एओपी, कि जो आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट देखोगे उसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से आप लेस कर दोगे। ठीक, अब इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के केस में क्या होगा कि सर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग कर रखी होगी या नहीं कर रखी होगी। मान लो अगर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग कर रखी है, अकाउंटेड बाय एच कंपनी, कि सर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग इसकी कर रखी है, तो चेक करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। इफ करेक्टली ट्रीटेड, सर करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या थी, करेक्ट थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से एडजस्टमेंट करी होगी, तो अगर करेक्ट ट्रीटमेंट है, इफ करेक्टली ट्रीटेड, देन नो फर्दर एडजस्टमेंट। ठीक, और इफ रॉन्गली ट्रीटेड, अगर मान लो अकाउंटिंग तो कर रखी है लेकिन गलत एंट्री पास कर रखी है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री बनेगी पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक, सर अगर मान लो नॉट अकाउंटेड बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने इसकी अकाउंटिंग ही नहीं करी, होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग करी ही नहीं, भूली गई, भूली गया वो अकाउंटिंग करनी, तो क्या करोगे आप, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जो सीसी आप बनाते हो गुडविल सीआर निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते हो, उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से वो कम हो जाएगा, इट्स जस्ट अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ये तो बात होगी सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड की। ठीक, छोटा कर देता हूं, नोट कर लो इसे, लो जी। अब मान लो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड भी कह सकते हो, इंटरिम डिविडेंड भी कह सकते हो। हालांकि आपको देखना पड़ेगा कि करंट ईयर के डिविडेंड के भी दो हिस्से हो सकते हैं, प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, प्री का तो ट्रीटमेंट वही रहेगा, पोस्ट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो AS13 ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है वो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है अगर इसकी अकाउंटिंग अकाउंटेड बाय सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंटिंग इसकी कर रखी है, तो नो फर्दर एडजस्टमेंट। अगर नॉट
अकाउंटेड बाय सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ने अकाउंटिंग नहीं करी है तो डिडक्ट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इन एओपी। ठीक है जी, डिडक्ट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इन एओपी। और होल्डिंग कंपनी में इन द बुक्स ऑफ एच कंपनी, होल्डिंग कंपनी के केस में पीएल में ही जानी चाहिए, तो क्रेडिट करोगे पीएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी। आओ जी एक छोटा सा एग्जांपल लिखवाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन भी करूंगा। अभी छोटा सा एक एग्जांपल लिखो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लिखो ए लिमिटेड acquired 75% shares in B Limited, whose share capital consisted of 40,000 equity shares of ₹100 each। ठीक है, और एक्वायर कब किए? ऑन 30 जून 16। ठीक है, एट द रेट ऑफ 200 पर शेयर। सर ये क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है कि सर जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है? 40,000 इंटू 100, 40,000 इंटू 100, 40 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है। इस 40,000 में से 75% शेयर किसने ले रखे हैं? ए ने ले रखे हैं, यानी कि 30,000 शेयर ए ने ले रखे हैं, और एक शेयर 200 रुपए के हिसाब से, तो 30,000 इंटू 200, 60 लाख रुपए की उसने कैपिटल होल्ड कर रखी है, 60 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आगे देखो, ऑन द लेटर डेट बी लिमिटेड पेड dividend at the rate of 30% on the face value of the share. B Limited paid 30% on the face value of the share for 2015। ठीक है जी, and on June 2017 it paid dividend 20% for 2016। Suggest the accounting treatment in the books of A Limited and B Limited। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा पूरा समझ में आएगा। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर ए लिमिटेड ने 75% शेयर एक्वायर करे बी लिमिटेड के, 40,000 का 75% कितना बनता है? 30,000 शेयर एक्वायर करे हैं। फेस वैल्यू शेयर की है 100 रुपए, लेकिन उसने एक्वायर करे हैं 200 रुपए के हिसाब से। कब एक्वायर करे हैं? 30 जून 2016 को। कोई दिक्कत नहीं है। अब on the later date B Limited paid dividend at the rate of 30% on the face value of the share for 2015। वो कह रहा है 2015 का डिविडेंड 2016 में डिक्लेयर हुआ, फाइनल डिविडेंड हो गया कि सर 2015। अच्छा खाली 2015 दे रखा है, इट मींस क्वेश्चन रिलेट्स टू कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, कैलेंडर ईयर क्या होता है?
1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर पे एंड होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 ये जो कैलेंडर ईयर है, इस पूरे साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 2016 में। 30% का डिविडेंड का रेट है ऑन द फेस वैल्यू, यानी कि हर शेयर पे डिविडेंड कितना हो गया, 30 रुपए का हो गया। फिर जून 2017 में 2016 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। आओ जी, अगर सबसे पहले सॉल्यूशन डिविडेंड फॉर 2015 डिक्लेयर्ड इन 2016 क्या होगा। डिविडेंड फॉर 2015 डिक्लेयर्ड इन 2016, अगर मैं बात करूं बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अच्छा पहले बी लिमिटेड की बात करो। सर बी लिमिटेड के लिए क्या है, 2015 का डिविडेंड है, 2015 का डिविडेंड है, जो सारा का सारा प्री एक्विजिशन है। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो ये सारा का सारा क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, पुराने साल से रिलेट करता है, जब होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर थी नहीं तब से रिलेट करता है। तो बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी, सब्सिडरी कंपनी के एओपी में से डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, होल्डिंग कंपनी इसके एंट्री डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकवरी ऑफ कॉस्ट है टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सर कितना, होल्डिंग कंपनी का शेयर देख लो कितना बनता है, होल्डिंग कंपनी के पास 30,000 शेयर थे और एक शेयर पे 30 रुपए का डिविडेंड, यानी कि 9 लाख आ गया। लेकिन सर पूरा डिविडेंड कितना होगा, पूरा डिविडेंड होगा 40,000 इंटू 30, यानी कि आपका 12 लाख का। 12 लाख में से जो होल्डिंग का हिस्सा बनता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होगा। सर अगर मान लो होल्डिंग कंपनी के अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग कर दी होती तो क्या मान के चलते, गलत अकाउंटिंग मान के चलते। गलत अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, हम मान के चलते कि होल्डिंग कंपनी के अकाउंटेंट ने इस डिविडेंड को, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट ना करके उसने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है। तो हम क्या करते, पीएल2 इन्वेस्टमेंट एंट्री डालते, पीएल में से लेस करते होल्डिंग कंपनी के और इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट करते, ठीक। अब देखो डिविडेंड फॉर 2016 डिक्लेयर्ड इन 2017, कि 2016 का डिविडेंड 2017 में डिक्लेयर किया गया। अब सर 2016-17 देखो, 2016 के दो हिस्से हैं, 2016 में दो हिस्से हैं, कैसे दो हिस्से हैं, 2016 में दो हिस्से बनते हैं, कुछ प्री बनता है कुछ पोस्ट बनता है। 30 जून को एक्वायर किया, होल्डिंग ने सब्सिडी को 30 जून को खरीदा है, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून यानी कि 6 महीने प्री के और 6 महीने पोस्ट के, तो डिविडेंड के दो हिस्से बन गए, डिविडेंड के दो हिस्से बन गए। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करोगे, सब्सिडरी में डिडक्ट जो भी डिविडेंड का अमाउंट निकलेगा, डिविडेंड अमाउंट निकाल लेना, दैट इज 40,000 इंटू 20% है यहाँ पर, तो 20 रुपए हो गया, 8 लाख, 8 लाख हो गया ना। डिडक्ट 4 लाख फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड 4 लाख फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। कि सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी सर, 4 लाख प्री में से 4 लाख पोस्ट में से, दो जगह बन गया इसका हिस्सा। होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, सर होल्डिंग कंपनी के लिए जितना भी प्री है, जितना भी प्री है, अच्छा होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा बनेगा, उसका तो सर 30,000 का शेयर है, तो 30,000 इंटू 30 6 लाख। सर ये जो 2 लाख है फिर कहां जाएगा, 2 लाख तो माइनॉरिटी वालों का है, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, माइनॉरिटी के लिए प्री पोस्ट कुछ नहीं होता। होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, उसमें से आधा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और आधा पीएल में चला जाएगा। सर अगर मान लो इस केस में होल्डिंग कंपनी के अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग कर रखी होती है, तो मान के चलते हैं उसने पूरा 6 लाख का 6 लाख डिविडेंड क्या करा है, पीएल में क्रेडिट कर रखा है। तो अगर 6 लाख क्रेडिट कर रखा है, 3 लाख तो ठीक है, 3 लाख की गलती है तो 3 लाख आप पीएल में एडजस्ट करते, पीएल में ऐड करते और क्या करते,
सॉरी 3 लाख पीएल में लेस करते और 3 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट से भी लेस करके चलते, पीएल टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए से एंट्री आप डाल के चलते। ठीक है जी, आई होप ये वाला अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है जी, चलो अब मैं इसकी नोटिंग करा देता हूं, आपको नोट्स लिखवा देता हूं। हालांकि जो आपको मैंने अभी चार्ट ऊपर लिखवाया है, ये जो मैंने चार्ट आपको दिया है, ये चार्ट आपका ज्यादा मदद करेगा रिवीजन में, लेकिन स्टिल यू मस्ट हैव थ्योरी नोट्स, तो थ्योरी नोट्स भी लिखते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करा देते हैं, कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, काफी सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। लिखो, द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31/3/17 is as follows. Particulars H limited, S limited, particulars H limited and S limited. Equity share capital 10 lakh, 5 lakh. General reserve 1 lakh, 170. Surplus 160, 130. Current liability 440, 2 lakhs. Fixed assets 480, 250. Investment in shares of S limited 5 lakh. Current assets 720 and 750. ठीक है जी, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। अब वो क्या कहता है, द फॉलोइंग एडिशनल information is provided. First, H limited acquired 3000 shares in S limited on 1st July 16. The reserves and surplus position
on 1/4/16 is as under. जनरल रिजर्व है आपका 250, सरप्लस 120। ठीक है जी, आगे लिखो। सेकंड पॉइंट, ऑन 1 October 16 S Limited issued one equity share for every 4 share held as bonus share out of जनरल रिजर्व। ठीक है, वो कह रहे हैं एस लिमिटेड ने 1:4 का बोनस निकाला, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। नो एंट्री has been made in the books of H Limited for receipt of these bonus shares। H Limited ने, होल्डिंग ने इसकी एंट्री नहीं डाली। ठीक, however entry has been made in the books of S Limited for bonus issue। ठीक है, वो कह रहे हैं पर S ने तो इसकी एंट्री डाल रखी है, एस ने इसकी एंट्री डाल रखी है। अच्छा एक चीज बताओ, जब एस बोनस इशू करेगा, जब एस बोनस इशू करेगा तो एंट्री क्या डालेगा? सर एस एंट्री डालेगा जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो उसने अपने रिजर्व भी कम कर रखे हैं और शेयर कैपिटल बढ़ा भी रखी है। इसका मतलब जो ऊपर यहां पर 5 लाख की कैपिटल आ रही है, इसमें बोनस इंक्लूडेड है। ध्यान रखना, इसमें बोनस इंक्लूडेड है। आगे देखो, पॉइंट नंबर 3, ऑन 30th September 16 S Limited declared a dividend out of pre-acquisition profit at the rate of 25% on rupees 4 lakh। H Limited transferred the dividend to its P&L account। ठीक है जी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और एच लिमिटेड ने क्या करा, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड अपने पीएल में ट्रांसफर कर दिया। गलती कर दी, गलती कर दी। एंट्री क्या डालोगे? पीएल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में से कम करोगे, पीएल में से भी कम होगा। और फोर्थ है आपकी एस लिमिटेड ओड एच लिमिटेड ₹50,000 फॉर परचेज ऑफ स्टॉक। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? एस लिमिटेड ओड, इसका मतलब एस लिमिटेड को पैसा देना है टू एच लिमिटेड, यानी कि एस लिमिटेड के लिए एच इज क्रेडिटर, यानी कि एस ने एच से सामान खरीदा होगा। एस ने एच से खरीदा तो मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? ये होगी डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। द एंटायर स्टॉक, एक मिनट, फॉर द परचेज
ऑफ स्टॉक फ्रॉम एच लिमिटेड। ठीक है जी। द एंटायर स्टॉक इज हेल्ड बाय एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 17, सारा का सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। एच लिमिटेड made a profit of 25% on cost. Prepare consolidated बैलेंस शीट। ठीक है जी, करें। आओ जी अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम एओपी बनाओ। एओपी किसकी? एस लिमिटेड की। प्री पोस्ट, प्री पीरियड कब तक है? प्री पीरियड है अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1716 तक। और पोस्ट पीरियड कब से कब तक का है? 1716 से लेकर 31 मार्च 17 तक, 9 महीने का पोस्ट पीरियड है। जनरल रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस बताओ भाई, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 250 और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है 120। करंट ईयर, करंट ईयर पोजीशन बताओ। देखो जनरल रिजर्व 250 से कितना हो गया? 250 से हो गया आपका, जनरल रिजर्व की पोजीशन बताओ। 250 से ये 170 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा? 250 से 170 होने का मतलब क्या हुआ होगा? सोचो ना, माइंड लगाओ कि सर रिजर्व जो है वो हमारा 250 से 170 हो गया, कम हो गया। रिजर्व कम होने का मतलब हमने कुछ ना कुछ बोनस इशू करा होगा इसमें से, हमने कुछ ना कुछ क्या करा होगा? बोनस इशू करा होगा। ठीक है, कर रखा है हमने बोनस इशू। तो अगर मैं एक काम करूं, यहां से पहले बोनस की एडजस्टमेंट कर दूं, यहां से मैं क्या करूं, पहले बोनस की एडजस्टमेंट कर दूं, बोनस को लेस कर दूं, तो मेरा काम बनेगा। देखो एक बार, एक मिनट इसको ठीक कर लेना, कुछ एरर है। ये एक मिनट ये फिगर ठीक कर लेना, ये 250 नहीं है और ना ये 120 है, दिस इज 150 एंड दिस इज 20। अब ठीक है, ये फिगर चेंज कर लेना, ये 150 और 20 है, क्योंकि वही देख रहा था मैं ये नेगेटिव कैसे हो गया। तो ये 150 और 20 है, इसको ठीक कर लो, 150 एंड 20। मिस प्रिंटिंग है ये, 150 एंड 20 है ये। ठीक है, अब करंट ईयर पे आओ। देखो 150 से 170 हो गया, यानी कि 20,000 का करंट ईयर है। बताओ 20,000 का करंट ईयर रिजर्व ट्रांसफर है, उसमें से कितना प्री कितना पोस्ट? 3 महीने का प्री और 9 महीने का पोस्ट। तो बताओ 20 × 3/12, 5,000 का तो प्री पीरियड और 15,000 का पोस्ट पीरियड। ठीक, ऐसी प्रॉफिट 20 से 130 हो गए, 110 इंक्रीज हुआ। तो 110 में 3/12, 27,500 प्री पीरियड, 82,500 पोस्ट पीरियड। ये आपकी सिचुएशन है। तो ये हो गया 155, 47,500, 15,000, 82,500।
अब देखो अब आपने क्या क्या कर रखा है, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, वो कह रहा है बोनस इशू कर रखा है, बोनस इशू कर रखा है। तो थोड़ा सा नीचे आकर मुझे बोनस का अमाउंट बताओ, बोनस इशू। देखो वो कह रहा था कि बोनस कैपिटल दे रखी है आपको, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूडिंग बोनस 5 लाख, और बोनस क्या है, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो ये क्या है, ये 5 है। भाई अगर मैं आपसे पूछूं शेयर कैपिटल बिफोर बोनस, तो बताओ कैसे निकालोगे कि सर ये 5 लाख जो है, ये 5 है, तो 4 कितनी होगी, यही तो होगा। 5 लाख जो है ये 5 है, तो 4 कितनी होगी, 4 लाख। तो बोनस कितना आ गया, 1 लाख की। मैथमेटिकली है, समझते हो ना। मैंने बोला हर 4 के बदले में 1 शेयर मिलेगा, हर 4 के बदले में 1 शेयर मिलेगा। मान लो पहले 4 शेयर थे और एक बोनस है, तो टोटल 5 शेयर हो गए। 5 शेयर की वैल्यू दे रखी है लेट अस से 5 लाख, तो 4 शेयर की कितनी होगी, 4 लाख। तो बोनस कितना हुआ, 1 लाख का। मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, ठीक। तो 1 लाख का बोनस इशू आ गया। अब वो कह रहा है कि बोनस की एंट्री एस ने कर रखी है, और एस ने जो बोनस डिक्लेयर किया वो 1 अक्टूबर को किया था। एस ने जो बोनस डिक्लेयर किया वो कब किया था, 1 अक्टूबर को किया था। 1 अक्टूबर को बोनस किया था 1 लाख का, ठीक। तो पहले आप एक काम करो, यहां पर बोनस को कर दो ऐड। इट्स बेटर कि आप एक काम करो, इसको यहां पर अभी 5 ना लेस करके ना, पहले एडजस्टमेंट्स देख लो। करंट ईयर का अगर मैं रिजर्व की बात करूं, जीआर की बात करूं, तो वो आ रहा है आपका 20,000, और इसमें पहले बोनस को ऐड करो, क्योंकि बोनस आप देखेंगे ना कि कब लेस होगा। तो बनता है 120, 120 को डिवाइड करो, 30 इधर आएगा और 90 इधर आएगा। ओके, अब सरप्लस की बात करें। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कंपनी ने, एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 4 लाख के ऊपर 25%, 4 लाख का 25% 1 लाख हो गया। 1 लाख डिविडेंड डिक्लेयर किया आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट से, पास प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका तो मैं कुछ नहीं करना। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अगर आप यहां ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा आपका 120, भाई 1 लाख आपने यहाँ ऐड करा तो 120 हो गया, फिर माइनस कर देना, होना ही सही है माइनस, ठीक। तो चलो इस तरीके से कर लेते हैं। बाकी जो सरप्लस था वो कितना हो गया, 120 से 130 हो गया था ना। $10,000, 1,10,000, 27,500, 82,500, दिस इज 180, दिस इज 147,500, दिस इज 90, एंड दिस इज 82,500। कंफ्यूज मत हो ना, ये जो 1,20,000 है ये कहां से आया, ये आया सर अभी हम बिल्कुल जीरो पे आ रहे हैं, कि सर 20,000 का था और हमने 1 लाख का डिविडेंड भी पार्ट रखा है, तो ये 1 लाख मैंने अभी ऐड कर दिया, अभी लेस हो जाएगा सब कुछ, अभी लेस हो जाएगा। अब लेस करो जहां से जो वो चीज होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आपने लेस किया बोनस इशू, कहां से किया, यहां से किया। बोनस इशू के बाद डिविडेंड, ये कहां से लेस करोगे, यहां से लेस करोगे, ठीक। तो ये बच गया 80,000, ये बच गया 47,500, ये 90,
ये 82,500। इसमें एच का शेयर और माइनॉरिटी का शेयर। एच का शेयर कितना है? एच का शेयर कितना है, ध्यान रखना, एच का शेयर कितना है। अच्छा, एच ने 3,000 शेयर एक्वायर करे थे, 3,000 शेयर एक्वायर करे थे एच ने। लेकिन ये 3,000 कब, ये 3,000 कब करे थे? इसमें बोनस नहीं है इंक्लूड, ध्यान रखना, इस 3,000 में बोनस नहीं है। या तो आप दोनों चीजें बोनस कर दो, क्या कह रहा हूं मैं, 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मत करना, 3,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करना। या तो आप 3,000 में भी बोनस ले लो, या आप यहां से भी बोनस हटा दो, तभी आपका रेशियो निकलेगी सही। तो ये हो गया 75%। आई होप समझ गए होंगे वाली चीज। तो एच हो गया 75 और ये हो गया 25%। अब बताओ 80,000 इंटू 3/4, 60/20, 35625, 11875, 67,500, 22,500, 61,875, 20,625। ठीक है जी, ये बोनस भी निकल गया आपका। इसको 3 नंबर दे देता हूं। सेकंड नंबर पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकालू। अनरियलाइज प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा? अनरियलाइज प्रॉफिट बताओ भाई। वो कह रहा है 50,000 का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर एच ने 25% प्रॉफिट कमाया था ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट था, तो इसमें कितना होगा, 25 हो गया 1/4, तो 1/5 होगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा 10,000। लेकिन ये किसने कमाया था? एच ने कमाया था, तो इसका एओपी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। फोर्थ, अब बनाओ आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इसमें क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 5 लाख, लेस शेयर कैपिटल, ध्यान रखना 4 लाख का 75%, 3 लाख, बोनस अलग से, बोनस इशू अलग से, 1 लाख का 75%, 75,000। ठीक। उसके बाद डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना? प्री एक्विजिशन डिविडेंड देखो कितना आएगा। ये रॉन्गली क्रेडिट किया था ना उसने, गलत क्रेडिट कर रखा था। कितना आएगा डिविडेंड? 1 लाख का 75%, 75,000, और बस ऊपर जो निकाला हमने, प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन सरप्लस, प्री एक्विजिशन रिजर्व 60, प्री एक्विजिशन सरप्लस जो कि आ रहा है आपका 35625, 35625। चेक करो कितना आता है। 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 75 माइनस 75 माइनस माइनस 45625 की क्या आ रही है आपकी? ये दिस इज योर कैपिटल रिजर्व, नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये कैपिटल रिजर्व निकल गया। ठीक। फिफ्थ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल 4 लाख का 25%, 1 लाख,
बोनस इशू अलग, इकट्ठे भी दिखा सकते हो, 5 लाख का कर देना, 1 लाख का 25%, बस अलग अलग करने से क्लैरिटी मिल जाती है, कल को रिवाइज करोगे तो इजी लगेगा आपको। बोनस इशू हो गया। फिर उसके बाद प्री एक्विजिशन रिजर्व, आई थिंक 20 था, प्री एक्विजिशन सरप्लस, प्री एक्विजिशन सरप्लस इज 11,875, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 22,500, 20,625, 22,500 पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस 20,625। देखो भाई कितना आता है, प्लस प्लस 20 प्लस 11,875 प्लस प्लस 2 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 2 लाख। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ओके। अब क्या करना है, अब सीवीएस बना लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 10 लाख, बी रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको पहले जीआर एच का, जीआर एच का कितना था, 1 लाख, और ऊपर से क्या आ जाएगा आपका 67,500, पोस्ट एक्विजिशन 67,500, सरप्लस एच का 160 प्लस पोस्ट एक्विजिशन 61,875, लेस करो डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड, डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड था आपका 75,000, लेस करो व्हाट, अनरियलाइज प्रॉफिट, याद रखना क्योंकि ये होल्डिंग वाला केस था, होल्डिंग ने कमाया था 10,000। अब देखो कितना आता है, 160 प्लस 61,875 माइनस माइनस 136,875, थ्री 0,4,375। ठीक, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। सी, सी नहीं, सेकंड आएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट
2 लाख। करंट लायबिलिटी तो सिंपली कर दो, 440 प्लस 2 लाख। एक इंटर कंपनी थी, इंटर कंपनी की थी 50,000, डेटर में से भी लेस, यहां से भी लेस, हो जाएगा 440 प्लस 2 लाख माइनस 590 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है टोटल, प्लस 2 लाख प्लस 304375 प्लस 10 लाख, 2094375, 2094375। सेकंड, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, एक गलती होगी, एक गलती होगी, क्या गलती होगी सर, यहां पर कैपिटल रिजर्व तो डाला ही नहीं, समझ गए, यहां पर कैपिटल रिजर्व भी डालेंगे भाई। कैपिटल रिजर्व कितना निकाला था वो चेक करो, ऊपर निकाला था 45625, 45625। अब बताओ ये कितना आता है, 167,500 प्लस 136,875 प्लस 45625, 350 प्लस 590 प्लस 2 लाख प्लस 10, 21,40,000, 21,40,000। ठीक है जी, 21,40,000। ठीक, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 480 प्लस 250, 730। गुडविल है ही नहीं इसमें, और सेकंड इज योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में दो तीन चीजें हैं, क्या क्या होगा करंट एसेट्स में कि सर 720 प्लस 750 माइनस इंटर कंपनी 50,000 माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 10,000, तो 720 प्लस 750 माइनस 50,000 माइनस 10,000, 1410, 21,40,000 आया जी समझ में। ठीक, बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके लिए क्या चीज थी, आपके लिए ये वाली एओपी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बच्चे जो ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं वो इधर रहते हैं कि सर ये क्या कर दिया। देखो दोबारा बता रहा हूं, 20,000 आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, लेकिन वो कह रहा था कि कंपनी ने 1,00,000 रुपए का डिविडेंड बांट रखा है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो आप लेस तो करोगे, लेकिन पहले आप ऊपर ऐड तो कर दो भाई, या तो आप क्या करो, यहां भी ऐड ना करो, यहां भी लेस ना करो, तब तो ठीक है, क्योंकि वो तो बांट चुकी है ना। तो आप बोलो कि सर पहले बांटने से पहले के प्रॉफिट क्या रहे होंगे, 120 रहे होंगे, उसी के बाद तो लेस करोगे, तभी तो एग्जैक्ट निकलेगा आपका। ठीक, ऐसे ही यहां पर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जनरल रिजर्व में से बोनस इशू डाल रखा है, तो अगर जनरल रिजर्व 20,000 के हैं करंट ईयर के और बोनस इशू भी है, तो जनरल रिजर्व का एक्चुअल बैलेंस कितना होगा, 120। 120 को तो डिवाइड करोगे, फिर यहां पर मैंने 1,00,000 लेस कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करूंगा तो टाइम फैक्टर का, टाइम रेशो का कोई यूज ही नहीं आया, तो टाइम की वजह से, टाइम रेशो की वजह से मुझे पहले ओरिजिनल पोजीशन पे जाना पड़ेगा एज इफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट कहां पर है, प्री में है पोस्ट पे है, तो वही तो प्री और पोस्ट का रोल है भाई। पहले तो आप ये देखो कि सर मान लो एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या सिचुएशन होती,
अब एडजस्टमेंट को कंसिडर करो, तभी तो प्री और पोस्ट का रोल पता लगेगा। अगर आप उसको कंसिडर ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा सर प्री में जाएगा या पोस्ट में जाएगा। और अगर दो दो बार कर दिया तो सर डबल ही हो जाएगा। ठीक समझ रहे हो? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐड नहीं करते, यहां पर सीधा लेस कर देते हैं। फिर आपने दो बार कर दिया गलती, कैसे? मान लो आप क्या करो कि सर यहाँ 20,000 लिखो, जो गलती कॉमन रहती है 20,000 यहां पर आपने लिख दिया और यहाँ 1 लाख भी लेस कर दिया। फिर आपने दो दो बार कर दिया लेस, कैसे? 20,000 में ऑलरेडी वो लेस होके आ चुका है और फिर 1 लाख और लेस कर दिया, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। ऐसे यहां पर गलती कर दोगे तो पहले तो ओरिजिनल पोजीशन पे आओगे तभी तो करोगे, क्योंकि सर सब्सिडी तो उसकी अकाउंटिंग कर चुकी है। हाँ, अगर मान लो सब्सिडी ने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी होती फिर आप एक ही बार करते काम। थोड़ा अकाउंटिंग है सर, अगर आप सब्सिडी उसकी अकाउंटिंग कर चुकी है तो आप उसको रिवर्स करके ही तो ठीक करोगे। अगर नहीं करिए तो एक ही बार कर लोगे, अगर कर चुके तो सर दो इंपैक्ट तो आएंगे आएंगे। ठीक, बस ये एक छोटा सा पॉइंट था। और एक ये बोनस वाला पॉइंट भी अच्छा था कि इसमें ऑलरेडी बोनस इंक्लूडेड है, तो आप इस तरीके से निकालोगे, ऑलरेडी बोनस इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बस, और कुछ नहीं था। ठीक, चलो भाई, तो इसी के साथ मेरा डिविडेंड वाला पोर्शन भी खत्म होता है। अब मेरी एडजस्टमेंट सारी ही कंप्लीट हो गई हैं, 8 एडजस्टमेंट थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। एक आध छोटी मोटी होगी तो वो क्वेश्चन करते हुए मैं आपको लिखवा दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट का, वो मैं नेक्स्ट क्लास से आपसे क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा, तो क्वेश्चन के साथ साथ ही वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कांसेप्ट नहीं है, यही कांसेप्ट यूज होना है, एक फॉर्मेट देना है मुझे आपको, वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप पहले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, जितने भी बुक में क्वेश्चंस है, आई थिंक 17-18 क्वेश्चंस है, जितने हो जाए सर एक बार ट्राई करना शुरू करना, फिर लेक्चर देखना। ठीक, थोड़े से आपको वैरायटी अलग मिलेगी क्वेश्चंस की, क्योंकि यहां पर मैंने आपसे सारे बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस करे। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होंगे, तो माइंड लगाना, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक, बड़े भी होंगे लेकिन छोटे छोटे भी है, क्योंकि 5-5 6-6 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो? चैप्टर इज वेरी इजी। अब मेरे ख्याल से आपको इजी लग रहा होगा, बड़ा जरूर है बच्चा लेकिन घबराता है ऐसे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर इज टू इजी। ठीक, चलिए जी, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके, तो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।